हेलो एवरीवन, बोर्डवा में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th मैथमेटिक्स का जो आज लोग स्कूलों में एग्जाम हुआ है, अक्टूबर मंथ का एग्जाम हुआ है, उस पेपर के एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज उसका आंसर देखने वाले हैं। जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, लिखा गया है 10th मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड अक्टूबर मंथ एग्जाम। जो आप लोग अभी अक्टूबर मंथ का एग्जाम चल रहा है, आज मैथ का पेपर हुआ है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर की देखने वाले हैं और एक एक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है? बताना है कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर दिया √2, ऑप्शन बी दिया √3, ऑप्शन सी दिया √4। तो √4 का मान होता है 2, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, तो सी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, द्विघात समीकरण इतना के हल है। अब इस द्विघात समीकरण का हल क्या है बताना है। इसको आप या तो हल कर लीजिए या ऑप्शन रखकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपको जिसमें समय कम लगता है वो प्रोसेस अप्लाई करेंगे। मान लीजिए हम ऑप्शन रखकर चेक करते हैं। x का मान -2 रखते हैं तो -2 रखे तो -2 का स्क्वायर, 4 तो 4, माइनस माइनस। x का मान -2 रखे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 दूना 6, प्लस 6 हो जाएगा, -10 से -10, तो 6 4 10 -10 0 आ गया ना, यानी -2 इसका शून्य है। एक तो कंफर्म हो गया -2 है, तो -2 है तो अब अगला चेक करते हैं। -5 है तो -5 चेक करते हैं, तो -5 रखे तो -5 का स्क्वायर 25, 25, यहाँ -5 रखे तो माइनस माइनस प्लस, 5 3 15, 15 आ गया, -10, तो क्या 0 होगा? नहीं ना होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 गलत। अब ऑप्शन नंबर 1 गलत है, और देखिए -2 तो होगा, तो यहाँ पर -2 दिया है। अब देखिए इसमें कहीं -2 है नहीं ना, तो सी डी इसी तरह चलेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर दीजिए। ओके, ये आप रख कर चेक कर सकते हैं। 5 5 इसका क्या होगा? शून्य होगा, यानी इसका एक हल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण इतना का मूल है। फिर वही काम करेंगे, ऑप्शन रख कर चेक कर सकते हैं। कैसे? तो एक और तरीका बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। जैसे कैसे, मान लीजिए यही सवाल था, क्या बोला गया है, इसका हल क्या है, इसका हल क्या है। अब तो आप पढ़े चलो ना, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा निकालना आसान होता है, तो कोई एक निकालेंगे। इसमें हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो बताइए इसका अल्फा इंटू बीटा कितना है? अल्फा इंटू बीटा इसका आएगा -c/a, सॉरी c/a होता है ना, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या था? c/a। c का मान दिया है -10, तो -10, a का मान दिया है 1, तो 1, यानी कितना है? -10। अब आपको चेक करना अल्फा इंटू बीटा -10 किस पर है। देखिए इस पर माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10 आ गया, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ देखिए 5 दूना 10, -10 आ गया, यहाँ पर -10, यहाँ भी आ रहा है -10, ये तो होगा नहीं। अब ये दो में कोई ऑप्शन होगा तब कौन चेक करें? तो अब अल्फा प्लस बीटा चेक कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर कितना आएगा? 3 आएगा, तो इसमें देखिए जोड़े किसको 3 आएगा, या जोड़ने को 3 आएगा, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कौन सा होगा, नहीं तो आप हल कर सकते हैं। ठीक है, मैं हम इसकी बात करते हैं। चलिए अब ऑप्शन रखकर चेक कीजिए या हल कीजिए। चलिए ऑप्शन रखकर चेक करते हैं। -1/2, तो x का मान रखेंगे -1/2, तो 2 इंटू -1/2 का स्क्वायर 1/4। ओके, माइनस से माइनस, x का मान -1/2, तो माइनस माइनस का जो प्लस 1/2 और प्लस 1/8। तो कभी इसमें एक भी टर्म माइनस में नहीं है, सब प्लस में, तो 0 तो होगा नहीं, यानी -1/2 इसका हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 खत्म, और कहीं -1/2 है नहीं। ओके, चलिए -1/4 ये चेक करें, तो ये देखो अभी -1/4 रखे तो ये भी प्लस में आएगा, ये भी प्लस में, प्लस में, तो ये भी नहीं होगा। अब या तो ऑप्शन सी नहीं तो ऑप्शन डी, ये दोनों में कोई होगा। चलो ऑप्शन सी चेक करते हैं। 1/2, तो 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा? 1/4, माइनस से माइनस, x का मान 1/2 और प्लस 1/8। चलिए इसको कर लो, ये कितना आ गया? 2 आ गया, तो कितना आ गया? 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/8, तो माइनस माइनस खत्म, तो यहाँ कितना आ गया? 1/8 आ गया, ये भी 0 नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी पक्का आंसर होगा। जब 3 ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, x का मान 1/4 करे तो 1/16, 1/8 है, यहाँ पर 1/8, अब माइनस यहाँ पे कितना आएगा? 1/4, तो 1/8 1/8 1/4 माइनस 1/4 0 हो जाएगा। इन ऑप्शन नंबर क्या हुआ? डी, तो डी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया साइन ए का मान कॉट ए के पदों में क्या होगा। अब साइन ए को कॉट में बदलना है। ठीक है, तो याद कीजिए, जैसे पढ़े थे कुछ, साइन का रिलेशन किससे होता है? कॉस से होता है, और एक कॉस एक्स से होता है। किससे होता है? कॉस एक्स से। फिर पढ़े चलो कॉस ए का संबंध किससे होता है? कॉट से होता है। और कॉस का संबंध किससे होता है? सेक से होता है। और सेक का संबंध टेन से, कॉट का भी संबंध टेन से। ऐसा कुछ पढ़े थे लोग एक्सरसाइज 8.4 में। अब देखिए सवाल क्या दिया गया है, साइन को कॉट में बदलना है। अब साइन को लाना है कॉट में, यानी साइन को बदलना है कॉट में, तो अब बस 2 रास्ते हैं। इस रास्ता सही है या इस रास्ता सही है, किसी से भी आएंगे आंसर आ जाएगा। तो ये वाला रास्ता साइन, ये वाला साइन, ये वाला साइन, तो इससे आएंगे। तो सोचा क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सवाल में क्या दिया? साइन है, साइन ए को बदलेंगे कॉसेक ए में, क्या लिख सकते हैं? 1/cosec ए। अब cosec को बदलेंगे कॉट में, तो 1/cosec ए का फॉर्मूला क्या होता है? √1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये किस ऑप्शन में दिया? देखिए तो 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या है? ए, तो ए टिक कर दो। ओके, चलिए एक और तरीका हो सकता है, ये जिनका भी पेपर हो गलत टिक किए,
ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अब ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए ही सॉल्व करते थे, क्या था? 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर का वर्गमूल कोसेक का व्युत्क्रम क्या होगा? कॉट, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर का व्युत्क्रम क्या होता है? साइन होता है, तो साइन है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ए टिक कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, साइन 63 डिग्री बटे कोस 27 डिग्री। तो अब साइन 63 का मान नहीं पता, तो चेंज करेंगे, तो साइन का संबंध किससे होता है? कॉस से। कॉस 63 का पूरा कोण क्या होता है? तो 63 का पूरा कोण होता है 27 डिग्री। 27 अब बटा में क्या है? कॉस 27। ये कैंसिल हो कितना आएगा? 1, तो 1। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। सी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन दिया है 7 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 7 कॉट स्क्वायर। यहाँ से 7 कॉमन ले सकते हैं, तो कितना आएगा यहाँ पर? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, यानी 7 × 1 7 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। सी टिक कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ध्यान देंगे, यह दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर फॉर्म में क्या होता है? सेक स्क्वायर है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर है। अब सेक स्क्वायर का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉस स्क्वायर। तो सेक को नीचे लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? कॉस स्क्वायर है। और कोसेक ऊपर लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर है। तो साइन बटा कॉस क्या होता है? 10, तो ये आएगा 10 स्क्वायर है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा सी। तो सी टिक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होता है? हम जानते हैं साइन 45 कॉस 45 बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका मान इकाई के बराबर है? एक के, सॉरी, इकाई के बराबर नहीं है। ध्यान देंगे, क्या बोला है? इकाई के बराबर नहीं है। किसका मान इकाई के बराबर नहीं है? ऑप्शन ए दिए साइन इंटू कॉसेक, तो हम जानते हैं साइन इंटू कॉसेक 1 होता है। बी कॉस इंटू सेक, तो कॉस इंटू सेक भी 1 होता है। 10 इंटू कॉट ये भी 1 होता है। डी दिया साइन इंटू कॉस, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो डी टिक कर। ऑप्शन नंबर डी का मान क्या होगा? इकाई के बराबर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन नहीं क्या दिया है, किसी वृत्त के व्यास के एक छोर तथा केंद्र के निर्देशांक इतना से इतना दिया है, तो इसके व्यास के दूसरे छोर का निर्देशांक क्या होगा? सवाल समझिए। एक वृत्त का बात क्या, वृत्त बना लेते हैं। अब इसका व्यास का बात मान लीजिए व्यास है, क्या है? व्यास। तो व्यास से कितना छोर है? छोर माने सिरा, एक सिरा यहाँ पर है, एक सिरा यहाँ पर है। सवाल में क्या दिया गया है? वृत्त के व्यास का एक छोर, यानी एक छोर का निर्देशांक दिया है 1,4, और बोल रहा है केंद्र को दिया गया है 2,-3। केंद्र कितना दिया है? केंद्र का निर्देशांक दिया है 2,-3। तो बोला गया है दूसरे सिरे का निर्देशांक क्या था? इसका निकालना है। ठीक है, चलिए इसको मान लेते हैं a, b। क्या मान लेते हैं? a, b। तो एक बात तो जानते हैं, जो केंद्र होगा व्यास का मध्य बिंदु होगा, इन दोनों बराबर होगा। और हम पढ़े थे मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x1 + x2/2। तो मध्य बिंदु मान हम 2 की बात करें तो 2 का वैल्यू क्या आएगा? 1 + a/2। यहाँ से a का मान कितना आएगा? 2 दूना 4, 1 + a। यहाँ से a का मान कितना आ गया? 3। a का मान कितना आ गया? 3, यानी ये 3 का मान समथिंग होगा। देखते हैं ऑप्शन में, देखते हैं। ऑप्शन ए दिया -3, ये तो होगा नहीं, और -3 ये भी नहीं होगा। अब यही दो में कौन होगा? तो कौन होगा? अब आपको ये भी निकालना पड़ेगा, बी भी निकालना पड़ेगा। चलिए बी निकालते हैं। तो y निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है? y1 + y2/2। एक मिनट, चलिए इसका निकालते हैं y निर्देशांक। तो y निर्देशांक कितना दिया? -3। क्या होता है फॉर्मूला? y1 + y2। y1 का मान दिया 4, y2 का मान दिया b, अब बटा में 2। ये कितना जाएगा यहाँ पर? 3 दूना 6, -6 = 4 + b। जैसे b का मान कितना गया? 4 प्लस में तो माइनस में, -6 -4, ये कितना आएगा? -10। तो b का मान कितना गया? -10। तो 3 का मान -10, 3 का मान -10 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में है। सी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:3 में बांटने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। ध्यान देंगे, इस सवाल का दिया है इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड। चलिए इसको मिलाते हैं। एक पॉइंट क्या दिया है? -1,7। दूसरा पॉइंट कितना दिया है? 4,-3। ओके, मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 में बांटना है। मान लेते हो पॉइंट यहाँ पर, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, पॉइंट पी है। ठीक है, तो पॉइंट पी का निर्देशांक निकालने, इसको मान लेते हैं x1, x, y। क्या मान लेते हैं? x, y। ये अनुपात मान, ये वाला AP मान लेते हैं m1, ये मान लेते हैं m2। तो सवाल में क्या दिया है? m1:m2 कितना दिया है? 2:3। 2:3। तो बोला गया है कि बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। किसे निकालना है? बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। ध्यान देंगे, ऑप्शन ए दिया 1,3, बी दिया 3,5, सी दिया 3,1, डी दिया इनमें से कोई नहीं। जब इनमें से कोई नहीं दिया है ना, तो यहाँ पर x और y दोनों निर्देशांक निकालना होगा। ओके, तो चलिए मान लिया हम निकालते हैं x निर्देशांक। तो क्या होता है फॉर्मूला? m1x2 + m2x1 बटा m1 + m2। अब वैल्यू पुट कीजिए। m1 का वैल्यू कितना है? 2, तो 2। x2 का वैल्यू कितना दिया? 4, तो 4।
m2 का वैल्यू 3 तो 3, x1 का वैल्यू -1 तो -1। अब बटा में m1 + m2 यानी 2 + 3, तो 2 + 3 कितना गया 4 दूना 8 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 3 2 5 8 में 3 गया 5, अब 5 बटा 5 कितना गया 1, कितना गया 1। तो किसका वैल्यू आ गया, ये आ गया x का वैल्यू, किसका आ गया x का वैल्यू, यानी p का x निर्देशांक आ गया, y निकालते हैं। तो y का फॉर्मूला क्या होता है m1 y2, m1 y2 ध्यान देंगे। तो m1 का मान दिया है 2 और y2 का मान दिया है 3, तो 2 3 6 -6 प्लस m2 y1, m2 का मान दिया है 3 और y1 का मान दिया है 7, तो 3 7 21, तो 21। अब बटा में m1 + m2 यानी 2 + 3 5, ये कितना गया -6 + 21 कितना आएगा 15। अब बटा में कितना आ गया 5 यानी 3 आ गया, तो कितना आ गया x का मान आ गया 1, y का मान आ गया 3, तो इसलिए बिंदु p क्या होगा x का मान y यानी 1,3 आएगा। तो 1,3 कहीं पे है 1,3 ऑप्शन नंबर ए में है, तो 80 करेंगे, क्या करेंगे ऑप्शन नंबर 80 करेंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन नहीं कर दिया, निम्न में कौन पाइथागोरस त्रिक नहीं है, यानी कौन है, इसे पढ़ते ना पाइथागोरस वर्ग में, दो भुजाओं का योगफल, दो भुजाओं के वर्गों का योगफल क्या होता है तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। पाइथागोरस वर्ग में पढ़े लो ना, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो बोला गया निम्नलिखित में कौन पाइथागोरस त्रिक नहीं है, यानी कौन इस नियम को सेटिस्फाइड नहीं करता है। ऐसे आप समझ सकते हैं, मान लेते हैं त्रिभुज का 3 भुजा है, एक है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, कैसे समकोण त्रिभुज बनेगा, यदि समकोण त्रिभुज बनता है तो पाइथागोरस त्रिक है और नहीं बनता है तो नहीं। तो बताना है कौन पाइथागोरस त्रिक नहीं है। सिंपल भाई सबसे बड़ा भुजा का वर्ग निकालेंगे, सबसे बड़ा भुजा क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर 16। अब अन्य दो भुजा का वर्ग हुआ जो, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, ये दोनों बराबर है नहीं नया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ये पाइथागोरस त्रिक है कैसे, 3 3 का 9 4 4 16, 16 9 25 अब 5 बचे 25 बराबर आ गया ना। यहाँ भी चेक कर लीजिए 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये भी 169 आएगा, ये भी 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 64 जोड़ने से कितना आएगा 100 आ जाएगा। यानी क्या देख रहे हैं, ये जो तीनों ऑप्शन दिया है ना, इनके इनसे यदि त्रिभुज बने तो क्या बनेगा समकोण त्रिभुज बनेगा, यानी पाइथागोरस त्रिक है, बट ये वाला पाइथागोरस त्रिक नहीं है। अगला क्वेश्चन नहीं कर दिया, किसी समकोण त्रिभुज के लंब आधार और कोण क्रमशः पी बी एच है, लंब दिया है पी आधार दिया है बी कोण दिया है एच, तो एच स्क्वायर का मान क्या एकदम सिंपल डिग्री फार्मूला है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहीं दिया है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी तो सिटी कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ऑप्शन ए दिया है, ये ऑप्शन बी दिया है, ये किसका क्षेत्रफल होता है, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ऑप्शन नंबर बी होता है, क्या टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर दिया है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रमशः इतना और इतना हो तो लंब की लंबाई क्या होगी। समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब निकालना, तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण का वैल्यू कितना दिया है, तो कर्ण का वैल्यू दिया है 29, तो 29 स्क्वायर माइनस आधार का वैल्यू दिया है 20, तो 20 स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे 29 का स्क्वायर करेंगे 20 का स्क्वायर करेंगे माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा। या जल्दी बनाने तो एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी करोगे कितना आएगा 9 2 2 4 कितना गया देखिए तो 49, कितना गया 49, तो ए प्लस बी आ गया इंटू ए माइनस 20 ए माइनस बी, तो 29 माइनस 20 कितना आएगा 9 आएगा, तो 49 का वर्गमूल 7, 9 का वर्गमूल 3, 7 3 21, ऑप्शन नंबर होगा इसे डी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समकोण त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई कितना दिया है, क्षेत्रफल निकालना है। देखिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज यानी कुछ ऐसा है, समकोण भी है और ये दोनों बराबर है समद्विबाहु भी। बोला गया आधार की लंबाई नहीं दिया है 5√2, तो ये भी कितना हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। तो बोला गया क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना। तो ये तो समकोण त्रिभुज लिख सकते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार कितना है 5√2, ऊंचाई कितना है 5√2, ये कितना गया 5 बचे 25 √2 2 हो जाएगा, बटा में 2 है तो 2 2 कैंसिल, कितना गया 25 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी, तो सी टिक कर दीजिए। ओके चलिए इसको हटाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, दो समरूप त्रिभुज एबीसी और डीईएफ के क्षेत्रफल क्रमशः इतना और इतना है, सीए बराबर इतना है, तो एफडी का मान निकालना। पहला बात है दोनों त्रिभुज समरूप है, तो हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग बराबर होता है। यहाँ एक त्रिभुज क्या है एबीसी, तो एरिया ऑफ एबीसी बटा एरिया ऑफ डीईएफ, एरिया ऑफ डीईएफ। मैं हम इस अनुपात की बात करें तो फिलहाल सवाल में डीईएफ को लिख देते हैं। सवाल में क्या दिया है
सवाल में दिया एबीसी का क्षेत्रफल दिया है 121, यहाँ लिख सकते हैं 121। डीईएफ का क्षेत्रफल कितना दिया है 49, यहाँ लिख सकते हैं 49। अब ध्यान देंगे, अब इसमें क्या दिया गया है, सीए का मान दिया गया है, किसका मान निकालना है, एफडी का मान निकालना। अब बताइए यदि हम सीए ले, सीए तो सीए लिख दिए। अब सीए का संगत भुजा क्या है, एफडी है, या एफडी लिख दें। तो हम पढ़े थे समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ कितना है 121/49। अब देखिए सवाल में सीए का मान कितना दिया है, सीए का मान दिया 11, यहाँ लिख सकते हैं 11 बटा में एफडी, तो एफडी स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा, तो अंदर रूट कितना आ गया 121/49। कितना आएगा 11/एफडी बराबर 121 का वर्गमूल 11, 49 का वर्गमूल 7, 11 11 कैंसिल, एफडी का मान कितना आएगा 7, जैसे एफडी का मान आएगा 7। किसी ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर डी, तो डी टिक कर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए दिया, यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं क्रमशः इतना इतना के अनुपात में 2:3 के हैं, 2:3 के अनुपात में हो, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो जब दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं दी होती है, क्षेत्रफल निकालना होता है, तो भुजाओं का वर्ग करते हैं, क्या करते हैं वर्ग करते हैं। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, तो 4:9 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। यदि क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो तो भुजा निकालना होता है, या माध्यिका निकालना होता है, या परिमाप निकालना होता है, क्या करते हैं वर्गमूल निकालते हैं, क्या निकालते हैं वर्गमूल निकालते हैं। और जब भुजा दिया हो, माध्यिका दिया हो, या परिमापों का अनुपात दिया हो, तो जब भुजाओं का अनुपात, माध्यिका का अनुपात, परिमाप का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एबीसी तथा डीईएफ, बीडीए सॉरी, एबीसी तथा बीडीई दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि बीसी का मध्य बिंदु डी है। ओके, चलिए एक त्रिभुज एबीसी के बाद एक त्रिभुज हम एबीसी बनाते हैं। चलिए मान लेते हैं एक त्रिभुज क्या है एबीसी, दो समरूप त्रिभुज, दूसरा है बीडीई, बी यानी बी तो इसी में होगा बीडीई। अब डी और ई अलग लेंगे, डी और ई क्या लेंगे अलग लेंगे। इस प्रकार है एक बीसी का मध्य बिंदु डी है, इसमें भी बोला बीसी का मध्य बिंदु डी है, यानी यहाँ पर डी है, तो बी डी अगर अब ई इधर लीजिए इधर लीजिए, चलिए मैं यहाँ पे तो देखिए आगे बी डी और इसका मध्य जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा, ये मध्य बिंदु है। तो क्या बोला गया है इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, हमको निकालना है इसमें एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ बी डी ई, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना। ठीक है, चलिए अच्छा दो समरूप त्रिभुज, चलिए सही है। ओके, ये आपको बता दिया गया है कि दोनों के दोनों क्या है समरूप त्रिभुज, दोनों क्या है समरूप, सिंपल देखिए देखते हैं। ऐसा पहले से क्या पता है ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब इसमें यदि भुजा ए बी लेंगे तो इसमें बी डी लेंगे, तो इसमें कौन सा भुजा लेते हैं हमको पता है, इसमें का भुजा बी सी और इसमें का भुजा बी डी, इन दोनों में रिलेशन हमको पता है। ठीक है, तो भुजा बी सी लेंगे, तो बी सी लेंगे तो बी सी का संगत भुजा इसमें क्या होगा देखिए तो डी होगा, क्या लिखेंगे डी ई, एक मिनट बी डी ई ए बी सी, एक मिनट पता है यहाँ पर थोड़ा सवाल मिसिंग है, हालांकि ऐसा सवाल से कुछ एनसीईआरटी किताब में है, वहाँ पर क्या बोला गया है दो समरूप, एक्चुअली में बोला गया दोनों त्रिभुज क्या है समबाहु, क्या है समबाहु। जब समबाहु होगा तो जितना बड़ा डी है उतना ही बड़ा ये वाला होगा, ध्यान देंगे। तो कर सकते हैं डी लिखे चाहे बी डी लिखे, बातें कहें जितना बड़ा ये हो उतना ही बड़ा ये होगा, तो लिखेंगे बी डी लिखेंगे स्क्वायर। अब देखिए बीसी का मान, तो मान लेते हैं इसका मान x मान ले, तो ये भी क्या होगा x, तो जब BD का मान आ गया x तो बटा में कर लीजिए x, BC का मान, पूरा BC का मान कितना हो जाएगा x और x 2x तक 2x, स्क्वायर है तो स्क्वायर, x कैंसिल 2 का स्क्वायर 4, अब बटा में यानी 4 अनुपात है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, ऐसा सवाल आपकी किताब में दिया गया है, एक्सरसाइज 7.4 देखे होंगे ना, उसमें लास्ट में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसा दिया है। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बाहरी बिंदु से, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। कैसे, मान एक वृत्त है बाहर कोई पॉइंट है, इसे कितना खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, दो, एक इधर और एक इधर। मैं ये बोलता है वृत्त पर स्थित बिंदु से कितना खींच सकते हैं मात्र एक, अंदर से कितना खींच सकते हैं तो अंदर से एक भी नहीं खींच सकते। ओके, इसका ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होता है। सबसे पहला बात क्या दिया है दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। चलिए तो एक गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल मान लेते हैं, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4πr², तो पहला गोला का मान लेते हैं 4πr1², दूसरा गोला का मान लेते हैं 4πr2²। ओके,
तो 4πr1² बटा 4πr2², इन दोनों का अनुपात दिया है कितना 16:9, लिख सकते हैं 16/9। बस सवाल में इतना ही गिवन है। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 4π कैंसिल, ये कितना आएगा r1/r2 का होल स्क्वायर बराबर 16/9। तो कितना गया यहाँ पर r1/r2 बराबर स्क्वायर इधर तो रूट हो जाएगा, रूट 16/9, 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3, यानी 4/3। तो r1/r2 कितना गया 4/3। अब सवाल में क्या बोला गया है, आयतनों का अनुपात क्या है। चलिए आयतन का अनुपात निकालना है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 πr3, तो यहाँ लिख दें πr1³ 4/3। दूसरा वृत्त आयतन कितना मान लेते हैं 4/3 πr2³, तो कितना 4/3 की पाई कैंसिल। अब इसका वैल्यू निकालना है, समझ सकते हैं r1/r2 के पावर 3, r1/r2 का मान कितना है 4/3, तो 4/3 के पावर 3, तो 4 के पावर 3 कितना है 4 × 16 16 × 64 64, और 3 के पावर 3 कितना है 3 × 9 9 × 27, यानी 64/27, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बीटी करेंगे, क्या करेंगे ऑप्शन नंबर बीटी करेंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोग इसको बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका व्यास क्या निकालना है, व्यास निकालना है। ध्यान देंगे गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4πr², इसका मान कितना दिया है 616, कितना दिया है 616। चलिए अब इसका क्या निकालना है व्यास, तो व्यास कब निकाल पाएंगे, त्रिज्या पता हो, और ये चूंकि सेंटीमीटर में दिया है भी निकालना सेंटीमीटर में, यानी मात्रक से कोई अभी मतलब नहीं है, सबका मात्रक से। चलिए हमको तो सही ऑप्शन तक जाना है, देखते हैं। तो 4 है तो 4 एक कटा देते हैं, कम कर दें, देखिए तो ये 4 से कटेगा, 4 से कितना गया 4 कम 4 2 1 4 5 20 1 4 2 16, 154 आएगा। पाई का मान 22/7, तो 22/7 r² बराबर कितना गया 154, यहाँ से r² का मान कितना आएगा 154 × 7, अब बटा में क्या जाएगा 22, तो 22। चलो घटाते हैं, ये कितना से 11 से घटा दे, 11 दूना 22, ये कितना गया 11 कम 11 4 11 से कुछ 42 2 7 14, r² का मान कितना गया 7 × 7, r का मान कितना आएगा अंदर रूट 7 × 7, इसका मान कितना आएगा 7, तो r का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। ओके ठीक है, हमें क्या निकालना व्यास, तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, तो 7 का दुगुना कितना है 14, इन ऑप्शन नंबर क्या हो सी सेट कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगुना कर दिया जाए तो इसका आयतन होगा। ध्यान देंगे गोले की त्रिज्या दुगुना कर देता आयतन, तो गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 πr³। अब त्रिज्या दुगुना करने के बाद यानी इसको 2 गुना करने की बात कर रहा है, यदि इसको 2 गुना कर दे तो यहाँ पावर 3 है तो पावर 3, तो 2 के पावर 3 कितना आता है 2 दूना 4 दूना 8, यानी 8। भी का मान क्या होगा 8 गुना होगा, यानी आयतन कितना गुना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी, तो सी टिक कर दो। ओके अगला दिया अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ध्यान देंगे इसको हटाते हैं। ये क्या निकाला में अर्ध गोला का, तो अर्ध गोला ऐसा होता है, देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या आएगा ये वाला भी आएगा और वक्र पृष्ठ भी आएगा। तो अब बताइए एक गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 4πr² होता है, तो ये अर्ध गोला का वक्र पृष्ठ क्या होगा 4πr² का आधा हो जाएगा, क्योंकि गोला को आधा कर दिए, तो ये वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, तो जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना ये वाला हो जाएगा 2πr²। ओके अभी जो आधार है, आधार क्या है वृत्त की तरह है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होगा πr², यानी क्या हो जाएगा πr²। तो क्या बोला गया है अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण मैंने दोनों ऐड करना होगा, तो 2πr² + πr² कितना हो जाएगा 3πr², यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बीटी करेंगे। ठीक है ऑप्शन नंबर बीटी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 1 घन मीटर का मान क्या होता है। अब ऑप्शन दिया है 10 लीटर 100 लीटर 1000 लीटर 10,000 लीटर। ओके तो आप लोग ऐसा बात फिजिक्स में पढ़े होंगे लोग कि 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व क्या होता है अधिकतम होता है, और जल घनत्व क्या होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब जल का आयतन है, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा 1 ग्राम होगा, क्या होगा 1 ग्राम होगा। इस तरह आप लोग पढ़ोगे लोग 1000 kg पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना होता है 1000 kg होता है, बट लीटर में पूछा है तो 1000 kg लगभग कितना होगा 1000 लीटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या सी, तो सी करेंगे, यानी 1 घन मीटर में कितना लीटर होगा 1000 लीटर होगा। ओके चलिए ऐसे भी क्या बोलते हैं मीटर क्यूब और लीटर, इस जो मात्रक होता है ना केजी और लीटर 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल के लिए क्या होंगे समान होंगे, यानी 1 kg पानी में 1 लीटर ही पानी होगा, बट अन्य टेम्परेचर पर क्या होता है लीटर वाला कम होता है द्रव्यमान वाला ज्यादा हो जाता है। ठीक है बट ज्यादा डिटेल्स नहीं जाना, बस इतना जान लीजिए लोग 1 घन मीटर में कितना पानी आएगा 1000 लीटर पानी आएगा, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सी कर दो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया समान त्रिज्या और समान ऊंचाई, समान त्रिज्या और ऊंचाई, समान त्रिज्या और ऊंचाई, यानी समान त्रिज्या है समान ऊंचाई है,
वाले बेलन और शंकु जो एक ही आधार पर स्थित है, आयतन का अनुपात क्या हो। हालांकि देखिए याद रहता है, समान आधार पे समान ऊंचाई का एक बेलन से कितना शंकु बना सकते हैं, 3 शंकु बना सकते हैं। ओके, तो इसमें बोला गया कि बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो बेलन का आयतन 3 गुना होता है, 3 अनुपात 1 होगा। क्या होगा 3 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। तो डी टिक कर याद है, तो ऐसी बात नहीं याद है तब निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए क्या निकालना हमको, आयतन ऑफ बेलन, बेलन का बात क्या है, किसका अनुपात निकालना है, शंकु के साथ बटा आयतन ऑफ शंकु। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर क्यू होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें बोला गया त्रिज्या और ऊंचाई सेम है, तो इसका भी क्या होगा, शंकु क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर सेम क्यों लेंगे, त्रिज्या सेम है, हाइट सेम क्यों लेंगे, हाइट भी सेम है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर आएगा, यानी कितना है यहाँ पर 3/1, यानी कितना है 3:1। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी, डी टी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धात्विक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। ध्यान दें, ऐसे बोला गया एक गोला है, त्रिज्या कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, कितना दिया है 4, यानी एक बड़ा गोला है। ओके, इसका त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर, क्या मान लेते हैं कैपिटल आर। तो कैपिटल आर का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। ओके, अब बोला इसको पिघला कर, अब इसको पिघला क्या कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला बना रहे हैं। अब इसे क्या कर रहे हैं, बहुत सारा गोली बना रहे हैं, डॉट डॉट आगे हो सकता है। जैसे कितनी गोलियां बना सकते हैं, मान लेते हैं n गोलियां, कितना गोलियां n गोलियां बना सकते हैं। ये तो सर में क्या बोला गया है, कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, हमने कितना मान लिया n गोली मान लिया। अब इसका त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल आर, ये भी मान लेते हैं स्मॉल आर। ठीक है, तो क्वेश्चन में कैपिटल आर का मान दिया 4, स्मॉल आर का मान दिया है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 2 सेंटीमीटर। तो क्या बोला गया है, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धात्विक गोला से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई सकती है। ये तो बात पता है ना, जब इससे बहुत सारा गोली बनाएंगे, इन सभी गोलियों का आयतन इस बड़ा गोला के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, मिला ही नहीं सकते हैं, बड़े गोले का आयतन, तो बड़ा गोला का आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यू। कौन सा आर लेंगे, कैपिटल आर क्यू, तो इसका त्रिज्या कैपिटल आर मान दे, कैपिटल आर पाई आर क्यू बराबर क्या होगा इन सभी छोटी गोलियों का आयतन। तो यदि एक गोली के आयतन की बात करें तो कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यू, स्मॉल आर क्यू लेके इस त्रिज्या हमने क्या माना है, स्मॉल आर माना। अब एक गोली, कितना गोली का आयतन है, एक गोली का आयतन लिखा, हम कितना गोली का आयतन चाहिए, n गोली का आयतन चाहिए ना, तो इनटू n कर दें, n शुरू में लिखते हैं बाद में लिखिए, चलिए हम शुरू लिखते हैं n इनटू इतना के। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ओके, तो यहाँ आर क्यू, आर का मान कर दिया 4, तो 4 का पावर 3 आएगा, n का मान नहीं पता, n निकालना है बटा स्मॉल आर क्यू, स्मॉल आर का मान कर दिया 2, तो 2 का पावर 3 आएगा। हमको n का मान निकालना है, तो लिख सकते हैं 4q बटा 2q, तो दोनों को पावर 3 है, तो इसको हमेशा लिख सकते हैं 4 बटा 2 के पावर 3, तो कितना है 2 दूना 4, 2 के पावर 3 कितना आएगा 8, कितना आएगा 8, यानी इन का मान आएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। यानी कितनी गोली बना सकते हैं, 8 गोली बना सकते हैं। ओके, चलिए इसको हटाते हैं। चलो अब ध्यान देंगे, लो लास्ट का 3 सवाल बच गया, 28, 29, 30। 28 नंबर दिया है, वर्ग अंतराल 50 से 60, 50 से 60 की संचयी बारंबारता। ओके, यानी संचयी बारंबारता निकालना है, तो एक काम करते हैं, यहीं पर लिखते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, कैसे संचयी बारंबारता, देखिए तो हालांकि संचयी बारंबारता दो टाइप होता है, से कम संचयी बारंबारता, एक से अधिक संचयी बारंबारता, बट इसमें बोला है से कम की से अधिक, नहीं बोला है ना, तो जनरली हम लोग से कम संचयी बारंबारता ही बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए से कम संचयी बारंबारता बनाते हैं। तो इस अंतराल, इसका वर्ग अंतराल कितना दिया है, मान इसका बारंबारता दिया है 2, यानी 20 से कम कितना होगा 2, तो यहाँ 2 लिख दिए। इसका संचयी बारंबारता क्या होगा, तो 2, 3, 5, इसे कितना होगा बताइए, इसे कितना आएगा 5, 4, 9, इसे कितना है 9, 5, 14, इसे कितना है 14, 6, 20, कितना गया 20 आ गया। ओके, चलिए जांच करना है सब, 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14, 26, ये सब जो नीचे लिखे सब क्या है संचयी बारंबारता, क्या है संचयी बारंबारता। अब इसको इस तरह लिख के भी क्या कर सकते हैं, संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या बोला गया 50 से 60, यानी 50 से 60 की संचयी बारंबारता पूछ रहा है, तो कितना गया 20, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो डी क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। ओके, चलिए मान लेते हैं इसमें बोला था से अधिक संचयी बारंबारता, तो से अधिक का मतलब क्या हुआ बताइए, इसमें 10 से अधिक वाले कितने होंगे, तो ये सब जोड़ना होता है, यहाँ पर 20 आता, यहाँ पर कितना आता 20, यहाँ कितना 18 आता, यहाँ कितना आता 18, यहाँ पर कितना था 20 में 5 गया 15, कितना था 15, यहाँ कितना आता, तो ये 20 में से 5, 4, 3, 7, 2, 9, 20 में से 9 कितना 11, यहाँ पर कितना था, यहाँ पर कितना था 11 में से पूरा हटा दीजिए, जैसे देख लीजिए 50 अधिक कितना है 6, तो यहाँ पर 6 कितना था 6 आता, तो 6 तो किस ऑप्शन में दिया नहीं, इसका क्या से कम संचयी बारंबारता ही पूछा। ओके, अगला सवाल दिया है, नीचे दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका वर्ग, क्या निकालना हमें माध्यिका वर्ग, तो आप माध्यिका का वर्ग हम पढ़े होंगे लोग, क्या पढ़े होंगे लोग, माध्यिका वर्ग कैसे ढूंढते हैं, सबसे आगे निकालते हैं लोग n/2, क्या निकालते हैं n/2,
अब n/2 का जो मान प्राप्त होता है ना, इससे जस्ट बड़ा जो संचयी बारंबारता होता है ना, उसी संचयी बारंबारता के संगत वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका वर्ग बोलते हैं। यानी कहीं ना कहीं इसमें संचयी बारंबारता की भी जरूरत पड़ेगी। इसे हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता बनाएंगे। चलिए इसे थोड़ा सा बढ़िया से देखते हैं हम लोग। 0 से 10 दूसरा अंतराल कहाँ तक दिया है, 50 से 60 तक दिया। ओके, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ओके, चलिए इसका कितना दिया है बारंबारता, 3, इसे दिया है 9, इसे दिया है 15, इसे दिया है 30, ये दिया 18, फिर यहाँ दिया 5। इतना आपको सवाल में दिया गया है, ध्यान देंगे। ये सब क्या है, सवाल में दिया गया। ये वाला क्या है, ये वाला है वर्ग अंतराल, ये वाला क्या है बारंबारता। हमको निकालना है संचयी बारंबारता। चलिए क्या निकालना है, संचयी बारंबारता निकालना है, ध्यान देंगे। अब बताइए इसका संचयी बारंबारता कितना होगा, इसका 3 होगा, इसे कितना आएगा, 9 3 12, इसे कितना आएगा, 12 15 27, इसे कितना आएगा, 7 3 2 5 57, इसे कितना आएगा, 57 7 8 15 5 5 6 7 75, 75 5 80, कितना गया 80। अब इस संचयी बारंबारता सही लिखेंगे गलती लिखेंगे, जांच करने का उपाय क्या है, ये सब जोड़ दीजिए, जोड़िए तो कितना आ रहा है, 9 3 12 12 12 कहाँ गया, 9 3 12, ओके 12 5 17, 17 8 25, 25 5 30 को 0 हर 3 3 1 4 3 7 1 8 8, 80 आ गया ना। इन संचयी बारंबारता क्या है, सही है। अब देखिए हमें निकालना है क्या, माध्यिका वर्ग यानी माध्यिका वर्ग निकालना है। इसके लिए हमें निकालना होगा n/2। तो n का मान यानी पूरा बारंबारता कितना है, बारंबारता का जोड़फल कितना है, 80 है। तो 80 बटा 2 यानी कितना गया, 40। तो संचयी बारंबारता 40 से जस्ट अधिक कौन है, देखिए तो ये है 3, ये है 12, ये 27, ये 57। तो 40 से बड़ा कौन है, 57 है। सर ये भी तो है, लेकिन 40 से बड़ा और निकट कौन है, 57। तो 57 का संगत वर्ग क्या है, देखिए तो 30 40, कितना है 30 40। तो यही 30 40 क्या है, माध्यिका वर्ग है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। तो सी टी करेंगे, टी करेंगे ऑप्शन नंबर सी टी करेंगे। ओके चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन होगा, पहला अभाज्य संख्या 2, दूसरा अभाज्य संख्या 3, तीसरा क्या आएगा 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। 5 अभाज्य संख्या आ गया, माध्य निकालना किसे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे। तो कितना गया, 3 2 5 5 10 7 17 17 11 17 11 28, कितना गया 28। अब बटन कितना गया 5, कितना गया 5 का 5 बचे 25, कितना यहाँ पर 5 बचे 25 दशमलव, यहाँ कितना गया 3 5 36, यानी 5.6 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो डी टी कर देंगे। ओके चलिए, तो इस तरह करके जो भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में आए थे वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। चलिए इसी साथ इस वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।